हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो करे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज हम पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एलपीजी के। और आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, अभी तक हम ना तीन बड़ी बड़ी यूनिट मैक्रो की खत्म कर चुके हैं। तीन चैप्टर हमने बाबू आईडी से भी कर लिए, जिसमें इंडिया पाक चाइना जैसा चैप्टर भी पढ़ लिया हमने। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। आपको ये बता देता हूँ बेटा, इतना करने के बाद भी ना, ये जो मैं आज कराने जा रहा हूँ भैया, ऐसा लगेगा बिल्कुल ब्लैंक हो आप। इतने क्वेश्चन घुमा कर आए हुए हैं, या तो एनसीईआरटी में घुमा कर दिए गए हैं कि इसमें बहुत मशक्कत होगी। मतलब उन सात में मिलाकर जितनी हुई होगी उतनी अकेले चैप्टर में हो जाएगी। इतनी मशक्कत है इस चैप्टर। ठीक है जी। तो बी वेरी केयरफुल, आगे से भी बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये अकेला चैप्टर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार मैंने 10-10 नंबर का देखा है। अधिकतर बार अकेला चैप्टर 10 नंबर है 80 में से। ध्यान रखना बेटा, गलती से भी इसका एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत चले जाना इस बुक का, गलती से भी। ठीक है जी। तो बाबू श्री गणेश करते हैं इंट्रोडक्शन। मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डरावना था। पढ़ो बुक अच्छी। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। कहता है इन 1991 एज एन immediate measures to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currency. Devaluation of currency was eminent to the replenish the deteriorated foreign exchange reserve. बेटा आपको भी पता है बीओपी क्राइसिस था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था। इससे निपटने के लिए यही किया था गवर्नमेंट ने, डिवैल्यूएशन डिक्लेयर कर दिया था। और जब आप डिवैल्यूएशन डिक्लेयर करते हो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अचानक से एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, और एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो साथ साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी एक कंफर्टेबल लेवल तक पहुंच जाता है। यही था, हमने सब कुछ पढ़ा। अब आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू नजर आ रही है? यही किया हमने। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू नजर आ रही है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से क्या हुआ था बेटा? जो हमारा डेटोरिएटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो दोबारा रिप्लेनिश हो गया था, भर गया था दोबारा से। तो बाबू दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी दिखाई दे रही है असर्शन का। परफेक्ट आंसर है क्यों का। ठीक है जी। तो बेटा आंसर हो जाता है जी ए। ठीक है ना बेटा? एक बात सुन लो, मैं आपको ना ये बात बता देता हूँ कब आपको ए ऑप्शन मार्क कर रहे हैं। असर्शन पूरी पढ़ने के बाद अगर आपको लगे ना रीजन क्यों और कैसे, या तो क्यों का आंसर दे रहा हूं या कैसे का आंसर दे रहा हूं, अगर इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाए ना आपको रीजन में, ठीक है जी, तो समझ लेना आंसर ए ही है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं जी। मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, अपने नोट्स में बताया शेडिंग ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, कल मैंने बैच में भी पढ़ाया बेटा। इन 1991 डैश वाज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी। इंडियन रूपी का को डिवैल्यूएट करने का इमीडिएट इंपैक्ट क्या था? इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आंसर ए हो जाता है जी। आगे बढ़ जाते हैं। Fourth question, the demonetization of currency was undertaken by the government of India on 8th of November 16. Demonetization has increased the popularity of e-wallets in India. दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ये assertion बेस्ड क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए। अच्छा एक बात बताओ, फंसाऊं? करंट डिमोनेटाइजेशन को ये नहीं याद होगा किसी को? ये बड़ा भयानक था, सबको याद है। बताना कब हुआ? बैठ गए सारे? 20th मई 2023। ये ना भूल जाना अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ बेटा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, वो तो ट्रू है ही। आगे बढ़ जाओ बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। और दो फिफ्थ क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ी सी समस्या लगी। मैं आपको अपनी समस्या बताऊंगा। सीबीएसई ने सॉल्यूशन मेरी समस्या का नहीं दिया, इन्होंने थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आंसर किया। क्यों पढ़ना? पोस्ट 1991 इंडिया हैज बिकम द फेवर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। और ऐसा हुआ? पोस्ट रिफॉर्म यही तो हुआ बेटा। 1991 के बाद क्या हुआ बेटा? इंडिया ही तो आउटसोर्सिंग हब बना। हमसे भी बढ़िया है क्या कोई आउटसोर्सिंग में? हमसे बढ़िया नहीं है कोई। कहीं हजारों करोड़ रुपए साल कमा रही है इंडिया। अकेले आईटी की आउटसोर्सिंग सर्विसेज से हम बेटा कुछ 20-50 हजार करोड़ रुपए कमा रहे हैं हर साल, खाली आईटी आउटसोर्स। एक ही सेक्टर की बात करूं तो कहता है रीजन, कहता है इंडियन लेबर हैव स्किल्ड लेबर
फोर्स। बाबू एक बात बताओ, सच में सोच के, अगर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इंडिया बना, क्यों बना? ये क्यों का आंसर नहीं कर रहा भाई, मेरे हिसाब से तो क्यों का आंसर कर रहा है। इंडिया क्यों आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बना? क्योंकि इंडिया के पास स्किल्ड लेबर फोर्स है। बस मुझे एक बात की कमी लगी कि अगर आप ये लिख देते कि वो स्किल चीपर रेट पर अवेलेबल है, तो बिल्कुल परफेक्ट क्यों का आंसर हो जाता, बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाता फिर तो आंसर। ठीक है ना जी? लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि क्यों का आंसर है, आंसर ए होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने आंसर बी दिया इसका। अब मुझे एक कमी वही लग रही है कि अगर चीपर रेट वाली बात लिख देते तो ए हो जाता, क्योंकि नहीं लिखी इसलिए आंसर बी है। पर फिर भी मैं थोड़ा असमंजस में था कि ए लिख सकते थे इसका आंसर, और सीबीएसई ने जो किया, फिर भाई हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। समझ में आती है जी बात? आगे बढ़ जाते हैं बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ये आप पढ़ोगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसी चैप्टर में ना नई जो अपडेटेड एनसीईआरटी की बात है, वहां पर ना बेटा डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों टॉपिक गिवन है। ठीक है? डिमोनेटाइजेशन मैंने हाल ही में बिजनेस स्टडीज में खत्म किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट में, और सब मौजूद थे आप। ठीक है जी? कोई नहीं भी था तो भैया वीडियो लेक्चर ले लो, डिमोनेटाइजेशन वहां से पढ़ लो। जीएसटी अगर आप कहोगे, जिस दिन आप कहोगे जितना बड़ा लेक्चर कहोगे उस दिन उतना बड़ा लेक्चर दे दो। ठीक है जी? और तो जिन्होंने 11th में अकाउंटिंग सीखी थी जीएसटी की, आपको याद है मैंने थ्योरी में कितना जोर दिया था। आप कहते हो लेक्चर का लिंक ले लो, आप कहते हो जीएसटी बैच में पढ़ाना है, तो आप जिस दिन कहोगे भैया कल कहते हो कल पढ़ा। ठीक है जी? आज इसको पूर्ण विराम दे दो। चलो खैर, एक बार पढ़ना, ये समझ में आ जाएगा, डिमोनेटाइजेशन बिना पढ़े समझ में आ जाएगा, फटाफट से पढ़ना। क्या कहते हो, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? दोनों ठीक है? पक्की बात? किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बढ़ जाए आगे। ठीक है उत्तर जी। बेटा सेवेंथ वन, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इंडिया को अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द स्टेटस गेन्ड बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं जी। ठीक है जी? अगेन मेरे को ये लगता है यही असर्शन थी उस क्वेश्चन की अभी, और यही रीजन था, यहाँ पर भी सस्ते की बात नहीं हुई। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अभी भी देख लो, अगर ये असर्शन में आ जाए लिखा हुआ और ये रीजन में आ जाए, तो रीजन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, परफेक्टली क्यों का आंसर कर रहा है कि नहीं? क्यों या कैसे, इन दोनों में से एक आंसर अगर मिल जाए तो आंसर ए है। ठीक है जी पुत्र, बढ़ जाएं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। असर्शन पढ़ना पुत्र जी। एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। Disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring PSE। बेटा अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट हर साल पीएससी का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट लेती है, क्यों लेती है? ये क्यों का आंसर नहीं है। ठीक है जी? ये तो ये एक आंसर ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से जो लॉस मेकिंग पीएससी, उसमें सरकार अपना स्टेक कम कर रही है। दोनों अपनी अपनी जगह स्टेटमेंट तो ट्रू है, पर रीजन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दर्शन का यहाँ पर। ठीक है जी? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं पुत्र जी। बेटा नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बाबू। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था 1991 में जब हम एलपीजी लाए थे? वो मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है जी? बाबू एक बार पढ़ना चाहो तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, वैसे आपको बता देता हूँ ये एग्जैक्ट लाइंस हैं एनसीईआरटी में, एक जगह पर। बढ़ जाए आगे। चल, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है? मैंने कहा ये बात तो मैक्रो में ही पढ़ लेंगे यार, यहाँ तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, मुद्दा हमें पता है वैसे। ठीक है ना? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है ना? वही लिखना है हमने तो 1 मार्क में। बाबू ये स्टेटमेंट पढ़ना, ईयर में झोल किया हुआ इन्होंने। बेटा गैट जब स्टार्ट हुआ था तो 1948 में स्टार्ट हुआ था, कल मैंने भी लिखा था बोर्ड पे, और 23 कंट्री के साथ स्टार्ट हुआ था। इन्होंने 23 और 48 को ना रिप्लेस कर दिया। बस मत जाना कई बार ना, हमारे को लगता है वही तो लिखा है जो हमने पढ़ा था कभी। चलो, which of the following country initiated process of economic reform in 1991? वो इंडिया ही है। आगे बढ़ जाओ। नेम एनी टू टैक्सेस व्हिच वर सबस्यूम्ड इन जीएसटी। 17 के नाम बताए थे, सॉरी 17 है, 5 के नाम याद कराए थे 11th क्लास में। सर्विस टैक्स,
वैट, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी। और कौन सा याद कराया था मैंने, लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स, ये 5 कराए होंगे जो मुझे याद आ रहा है। 17 है वैसे जो खत्म हुए थे। अब यार 5 के कर लेना, थोड़ा जीएसटी पे लेक्चर दे दूंगा, टेंशन मत लो। अब ये पढ़ना नेक्स्ट वन। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा सबसे पहले मैंने इसको अंडरलाइन किया, मैं कहा कंफ्यूज ना हो जाओ आप, क्योंकि लिखा है द लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी वाज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 8th ऑफ नवंबर 16। मैंने कहा यार लेटेस्ट तो यार अभी हुआ है। तो फिर मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा ओहो 1920 के हिसाब से तो ये लेटेस्ट ही था। ठीक है जी। अब मुझे डर हुआ, मैंने कहा पेपर में आ गया तो, मैंने कहा भैया पहले तो बच्चों का ईयर बताओ, सब कुछ डेट याद करो। लोग उत्तर सी, व्हाई व्हाई डज गवर्नमेंट नीड फंड, गवर्नमेंट को क्यों जरूरत है पैसों की। 1 मिनट पढ़ना, जनरल क्वेश्चन है, मैंने लिख भी दिया सिंपल, 1 मिनट पढ़ दो देखे। भैया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए, डिफेंस को मैनेज करने के लिए, सरकार के अपने खर्चे हैं भैया, पैसा चाहिए। ठीक है ना, पहली बात तो पढ़ना क्यों था इसको, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार फिर भी देख लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट बिकम अनसस्टेनेबल इन 1991, व्हाई, गवर्नमेंट क्यों बेटा अनसस्टेनेबल हो गई, क्योंकि बेटा 2-3 बातें आपने पढ़ाई होगा। एक तो गवर्नमेंट के खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे थे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। दूसरा, नेसेसरी गुड्स जो नेसेसिटी थे बेटा, उनका प्राइस बहुत भाग रहा था। जब इतना इन्फ्लेशन आ जाता है ना, वो भी नेसेसिटी में, तो बेटा लोग ना गवर्नमेंट के खिलाफ दौड़ते हैं बेटा। पाकिस्तान में जो सड़कों पे हो रहा है तो आराम मच रखा है, भैया गवर्नमेंट के खिलाफ ही तो दौड़ रहे हैं लोग, क्योंकि नेसेसिटी के प्राइस इतने भाग गए, लग्जरी के तो भाग ही गए हैं। ठीक है ना, पेट्रोल कहाँ 150 रुपए लीटर हो गया भैया, लोग पागल हो रहे हैं बिल्कुल कि कर क्या रहे हो, झक मार रही है गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना जी, क्यों गवर्नमेंट अनसस्टेनेबल हो गई। आयुष पार्क, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो 17 पढ़ना, why was the Indian government compelled to borrow from international organization, क्यों लेना पड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन, क्या हो गया था 1991 में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो गए थे। अगर फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे तो भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे। बीओबी क्राइसिस भी चल रहा था, इसकी वजह से भी हम चाह रहे थे कि फॉरेन करेंसी लोन आ जाए। दूसरा, हमें दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट पे करना था, अगेन वो भी फॉरेन एक्सचेंज में ही मांगती है, तो उसके लिए भी हम फॉरेन करेंसी लोन ही चाह रहे थे। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा था फॉरेन करेंसी। ठीक है बस, आगे बढ़ जाओ। अब इस पे मैंने गुड लिखा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसके जैसे 3 क्वेश्चन है ना मुझे पढ़वाने हैं। 3 क्वेश्चन, 1 मिनट पहले ये पढ़ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आर आल्सो रेफर्ड टू एज माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मेजर बाय। तो वो आपने 2 तरीके के मेजर लिए थे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन मेजर इज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, और स्ट्रक्चरल लॉन्गर पीरियड, इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम के लिए था। ठीक है जी, पर इनको कहते थे माइक्रो मेजर्स। ठीक है जी, जो दूसरे स्टेबलाइजेशन उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो। क्यों बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो, इनको फर्क क्या है बेटा, ये माइक्रो मेजर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना ये एक इंडिविजुअल चीज से रिलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को इम्पैक्ट करेंगे, और वो मेजर ना पूरी इकोनॉमी को हिला के रख देंगे। ठीक है, ये पढ़ने पे पता लग जाएगा आपको, 1 मिनट जरा ये पढ़ना। ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन पढ़वाऊंगा इसके जैसे भी। एक हुआ, जब तीसरा भी पढ़ लेंगे तो आप कहोगे तो मैं तीनों एक साथ भी पढ़वा दूं। ठीक है, क्योंकि इनको तीनों को एक साथ पढ़ने का मजा ही अलग है। ठीक है, इनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत होगी मुझे ऐसा लगता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेनिंग द गोल्डन शेयर। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने भी कभी ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं हुआ था, और जब मैंने पढ़ा ना मैंने गेस बिल्कुल ठीक किया। रिटेनिंग द गोल्डन शेयर का मतलब क्या है, वो पीएसयू जिसमें आपका प्रॉफिट चल रहा है ना उसमें अपना शेयर रख लेना, मैंने ऐसा ही गेस किया। जब मैंने आंसर पढ़ा तो आंसर भी यही था। शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसको शायद सही भी गैस कर लेते। पढ़ना 1 मिनट। ठीक है पुत्र जी, ठीक है, आगे बढ़ना। स्टेट द लिमिट ऑफ ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर एफडीआई। बेटा जिस दिन आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया और सारी कंट्रीज का वेलकम करा है कि इंडिया में आकर बना लो, उस दिन क्या आपने एफडीआई की बाय डिफॉल्ट लिमिट रखी। बेटा वो बाय डिफॉल्ट लिमिट ना 51% थी बहुत सारे सेक्टर में। 51% मतलब एफडीआई का मतलब समझते हो ना, मैंने 11th में भी अच्छे समझा था, मैंने तुम्हारे को बैच में बता रखा है।
बेटा फॉरेन से ना जब इन्वेस्टमेंट आती है तो दो तरीके से आ सकती है, एक को बोलते हैं एफडीआई, एक को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आप अपने देश में ही बैठे हुए हो, इंडियन कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, डिवेंचर्स कर रहे हो, खरीद रहे हो, एंड सिंपली रिलाइंग ऑन द डिविडेंड इनकम और द इंटरेस्ट इनकम। ठीक है जी, इन्हें बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कल भी मैंने एग्जांपल दिया कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है 30 इंडियन कंपनीज में। क्या कर रहा है? सिंपली रिलाय कर रहा है डिविडेंड इनकम पर, और तो कुछ नहीं कर रहा, हमारे देश में आके तो नहीं बैठ गया। एफडीआई क्या होती है? जब आप फॉरेन कंट्री छोड़कर इंडिया में ही आ जाते हो, इंडिया में लैंड बाय करते हो, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हो इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड रिलाइंग ऑन द प्रॉफिट इनकम, उसे बोलते हैं एफडीआई। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोडक्शन और मार्केटिंग में और प्रॉफिट पे बिलीव कर रहे हो, डिविडेंड नहीं कमा रहे हो। जैसे कि इस टाइम Hyundai क्या कर रहा है? इंडिया की कंपनी तो है नहीं। या इस टाइम होंडा क्या कर रहा है? इंडिया की कंपनी तो नहीं है। सुजुकी क्या कर रहा है? एक्सेस बना रहा है ना। मारुति सुजुकी वाले वेंचर को छोड़ दो मिनट, एक्सेस भी तो बना रहा है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगा हुआ है, डायरेक्टली मार्केटिंग में लगा हुआ है और प्रॉफिट कमाना, वो एफडीआई है। तो बेटा जब 1991 मतलब हमने इनिशियली ग्लोबलाइजेशन करा तो एफडीआई की परमिशन 51% की थी कि आप फॉरेन से आओ, कोई कंपनी बनाओ, उसमें आपके 51% शेयर हो सकता है, 49% शेयर तो किसी इंडियन कंपनी को ही देने पड़ेंगे आपको। तभी तो इनको टाई अप करना पड़ा सुजुकी को मारुति के साथ, होंडा को, हीरो के साथ। ठीक है जी, धीरे धीरे लिमिट 74% हुई। अब बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द सेक्टर में 100% है, मोस्ट ऑफ द सेक्टर में 100%। ठीक है जी। वैसे मुझे जो एक स्टैट याद आता है, कल की बात है शायद, कल हम एक एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसमें ना एक जगह पे स्टैट था कि बैंकिंग सेक्टर में बाय डिफॉल्ट लिमिट 74% दी गई। मैं भी आपको स्टैट भी दिखा दूंगा। जो मुझे ध्यान आ रहा है कि कल मैं जब पढ़वा रहा था एनसीईआरटी, आप भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था, बस मैं बोल के नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है जी, मैं देखता रहता हूँ कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है जी, मेरे को जो ध्यान आ रहा है वो 74% थी बैंकिंग में बाय डिफॉल्ट। ठीक है जी, वैसे बाकी सारे सेक्टर में 51% थी। चलो अभी वो भी देख लेंगे। पढ़ना जी 21 क्वेश्चन। पहली लाइन ही काम की है बस आंसर की। ठीक है ना जी। बेटा अगर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगते रहेंगे तो बेटा फ्री ट्रेड नहीं हो पाएगा, फिर ग्लोबलाइजेशन प्रमोट नहीं होता, फिर ना खटास बढ़ती है दो कंट्री की, मुझे तो ये लगता है। आपकी कंट्री से गुड्स आ रहा है और दूसरी कंट्री का अगर चार्जेस लगा दे, अननेसेसरी टैक्स लगा दे, तो भैया फिर खटास बढ़ेगी, फिर वो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड नहीं है। मानते हो ना जी? आगे बढ़ते हैं जी। 22 क्वेश्चन हमने इसी टॉपिक में पढ़े थे दोनों वर्ड, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड, डब्ल्यूटीओ में ही पढ़े थे, तो डब्ल्यूटीओ ही प्रमोट करता है इनको। ठीक है, अभी तक ठीक है। वन मार्कर से अभी तो खतरनाक है, मुझे तो वन मार्कर से भी बीतते दिख रहे। नेम द टू सर्विसेज आउटसोर्स्ड इन इंडिया, जो मर्जी लिखो, बहुत सारी, अकाउंटिंग, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, बहुत, एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना, फिल्म एडिटिंग, ब्ला 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 ब्ला, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं। वाया टैरिफ इम्पोज्ड, मैंने लिख दिया जी, बहुत सिंपल काम है। टैरिफ क्या है? इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाना बाय चार्जिंग एक्सेसिव टैक्सेस, यही होता है टैरिफ। ठीक है जी, क्यों लगा रहे थे हम? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दे रहे थे, ब्ला 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 ब्ला। कोई सारी कहानी लिखनी है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 3 मार्कर्स पर आ जाओ, इस पर लिखा मैंने सिंपल। अच्छा, in the post reform period the government of India decided to retain profit making PSUs. It provided a special status to PSUs to enable them to expand in a global market. Do you agree with the given statement? Give valid reason in support of your answer. Yes, we totally agree with the statement. प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू को गवर्नमेंट ने रखा, हम भी होते हैं, हम भी रख लेते बेटा। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को कौन छोड़ता है? दूसरी बात, उन्होंने क्या स्पेशल स्टेटस दिया, आपको तो याद है, तीनों स्पेशल स्टेटस के नाम लिखना, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, एग्जाम्पल भी लिखना मेरे को तो लगता है। ठीक है ना जी। और आपसे पूछा गया कि पीएस ये इट प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू पीएसयू टू इनेबल देम टू एक्सपेंड इन अ ग्लोबल मार्केट। ठीक है जी, स्पेशल स्टेटस इसलिए दिया गया ताकि आप ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड कर सको। एग्जांपल मतलब मेरे को वैलिड रीजन के साथ प्रूव करना है। बेटा खाली स्पेशल स्टेटस देने का मतलब ये नहीं था कि आप प्रॉफिट मेकिंग हो तो आपको रख दिया। ठीक है जी, स्पेशल स्टेटस देने का मतलब था उसको
मैनेजरियल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी देना, ठीक है, इतनी फ्रीडम देना। भैया आप समझते हो इस चीज को कि पुराने टाइम में क्या होता था, पीएसयू के ऊपर ना पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था। मंत्री क्या समझते थे, ये तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर ओएनजीसी सरकारी की प्रॉपर्टी है तो मंत्री कोई भी बन जाता है, अरे पर्सनल प्रॉपर्टी, यहाँ से पैसे निकाल, कुछ भी कर, घपले कर, कुछ नहीं होने का। यही समझते थे ना पुराने टाइम में। बेटा जब प्राइवेटाइजेशन हो गया और कुछ ही पीएसयू आपने अपने पल्ले डाली, तो आपने ये किया कि उनको स्टेटस भी दिया और उनको बहुत ऑटोनॉमी दी कि कोई भी पॉलिटिशियन इंटरफेयर नहीं करेगा इनकी वर्किंग। आपको ऑटोनॉमी फ्रीडम देनी पड़ेगी जो इनको रिक्वायर्ड है, तभी ये ग्लोबल मार्केट में बेटा कम्पीट कर पाएंगे सारी कंपनीज के साथ। ठीक है ना जी, एक बार इनका आंसर भी देखना, अच्छा लिखते हैं ये। ऊपर भी अभी कुछ लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है कि चलो बेटा, ये क्वेश्चन है वैसे मेरे सैंपल क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है उसका क्वेश्चन है, आज लाइव होना है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, आज ही लाइव होना है क्वेश्चन भी। कहता है एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस, कमेंट। और ये देखो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन मैं बोलता हूँ किसी ना किसी साल में सीबीएसई में जरूर टपकता है। लो टपक गया, सैंपल पेपर 2021 का क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में, 25 में आ गया तो कोई सरप्राइज ही नहीं है। एक और साल जुड़ना चाहिए मुझे लगता है पक्का से। बाबू एग्रीकल्चर क्यों एडवर्सली अफेक्टेड हुआ रिफॉर्म पीरियड में, ये बात समझ लो। चार कारण है, ठीक है, 4 मार्क्स में था ये क्वेश्चन। चार कारण तो समझेंगे समझेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात पहले ही बता देता हूँ कि बेटा जो रिफॉर्म पीरियड है ना, इसका ना एक बिल्कुल जनरल, अगर कोई मेरे से नेगेटिव इम्पैक्ट पूछता है तो मैं यही बोलता हूँ, लॉप साइडेड ग्रोथ। लॉप साइडेड का मतलब समझते हो, वन साइडेड ग्रोथ। पता है आपको कौन सा सेक्टर ने ग्रो करा, ओनली सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री के ऊपर भी बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी खतरनाक है। वो कारण है, एग्रीकल्चर तो बिल्कुल ही इग्नोर हुआ, इंडस्ट्री को तो चलो फिर भी थोड़ा सा फोकस में, एग्रीकल्चर बिल्कुल इग्नोर हुआ रिफॉर्म पीरियड में 1991 के बाद। इसको तो बस ये समझो ना, इंपॉर्टेंस दी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है जी, और वो इंपॉर्टेंस देते रहे 10-20 साल तक। उसके बाद जब ये 1991 आया, इसको तो भूल ही गए कि हमारे देश में है भी एग्रीकल्चर। इग्नोर क्यों हुआ बेटा, चार अलग अलग बातें। देखो सबसे पहली बात, जब आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना बहुत सारी एंटिटी का, सरकार ने ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो करी वो बेटा इंफ्रा में करनी शुरू करी, ठीक है, लेकिन वो इंफ्रा इंडस्ट्री से रिलेटेड था, सर्विस से रिलेटेड था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिस इंफ्रा की जरूरत होती है ना, सरकार ने उसमें इन्वेस्टमेंट ही करनी बंद कर दी। सरकार ने इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करनी बंद कर दी, बिल्कुल एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। सबसे पहली गलती तो सरकार की है, ठीक है जी, समझ में आई बात। दूसरी बात, भैया बल्क ऑफ द फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, आपको पता है जब आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया तो फॉरेन कंपटीशन भी झेलना पड़ गया, हाथ तो हाथ फार्मर्स को। ठीक है जी, तीसरी बात, फर्टिलाइजर पे एक सब्सिडी देती थी सरकार, याद है टॉपिक था डिबेट ओवर सब्सिडीज, था ना, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा ना डिबेट ओवर सब्सिडी। सरकार ने फर्टिलाइजर के ऊपर से सब्सिडी हटा दी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर और दब गए, मर गए। चौथी बात, भाई जब ग्लोबलाइजेशन कर दिया, उससे पहले पॉलिसी थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जब ग्लोबलाइजेशन कर दिया तो मैंने एक्सपोर्ट को भी एनकरेज करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, यही दोनों मतलब होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। एक्सपोर्ट को प्रमोट करो जी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। अब एक्सपोर्ट प्रमोट करने के चक्कर में क्या हो गया, आपने ना फार्मर से रिक्वेस्ट करी कि फूड क्रॉप्स बनानी थोड़ी कम कर दो, कैश क्रॉप थोड़ी ज्यादा बनाओ ताकि जल्दी बिके मार्केट में। हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी होगी थी ग्लोबलाइजेशन के बाद। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी हो जाती है क्या होता है जी, आप कह रहे हो फूड क्रॉप छोड़ दो, इग्नोर करो, कैश क्रॉप बनाओ। अब भैया फार्मर कैश क्रॉप बना रहे हैं, फूड क्रॉप थोड़ी सी बननी कम हो गई इंडिया में। अब जब जैसे ही उसका प्रोडक्शन गिरा, उसका मार्केट में दाम बढ़ गया, सिटीजन्स ने भी उसका लॉस उठाया। चारों बातें समझ में आती है, क्लियर है जी बात। बाबू यही चार बातें ये भी लिखते हैं,
जो मैंने 4 बातें बोली, जब आप वो वीडियो भी देखोगे तब भी मैंने यही 4 बातें बोली है उसमें भी, ठीक है। और ये सीबीएसई सजेस्टेड आंसर भी यही था, यही 4 बातें, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। आ गया वो क्वेश्चन जिसकी मैं थोड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल को हम माइक्रो बोलते हैं क्योंकि बेटा पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेट करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ये है स्ट्रक्चरल मेजर है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, अगर हम आरबीआई का रोल बदल रहे हैं फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, पर है इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे, इसलिए माइक्रो। मेरा ख्याल आपको सबने बताया होगा माइक्रो और मैक्रो का फर्क। बेटा माइक्रो में जो आई है ये इंडिविजुअल फैक्टर से रिलेट करता है, और मैक्रो में से जो ए है वो एग्रीगेट की बात करता है, ठीक है ना। ऐसे ही बताते हैं ना 11th क्लास में सारे टीचर्स। पढ़ना पुत्र जी, इसको पढ़ना। ठीक है जी, बात समझ में आती है। वैसे मैं थोड़ा सा ना इनके आंसर से थोड़ा डिससेटिस्फाई जरूर होता हूँ हमेशा। बाबू जब आप स्टेबलाइजेशन मेजर की बात करते हो ना, अच्छा आपने लिबरलाइजेशन में टोटल कितनी बातें पढ़ी है मुझसे? 5 बातें पढ़ी है ना। क्या क्या पढ़ा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिस्कल सेक्टर, एक्सटर्नल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो मुझे समझ में आता है, आपको स्ट्रक्चरल में ना शुरू के 3 के एग्जांपल लिखने चाहिए, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, फिस्कल, यानी लिखना चाहिए बात। यहाँ पता क्या लिखना चाहिए? चौथी बात एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, और 5वीं बात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अगर आपने एक्सटर्नल सेक्टर की बात सोचो कि इंडिया ने अपना इंडियन रुपये को डीवैल्यूड घोषित कर दिया, आपको क्या लगता है? छोटे मोटे इम्पैक्ट है, मैक्रो लेवल इम्पैक्ट है, ठीक है ना। खाली हमारा यूएस डॉलर के साथ ट्रेड में कोई फर्क पड़ जाएगा, दुनिया की हर करेंसी में फर्क पड़ जाएगा अगर हम डीवैल्यू करेंगे, ठीक है ना जी। मैक्रो लेवल इम्पैक्ट है। दूसरी बात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अगर आपने कोटा खत्म कर दिया, टैरिफ को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी एक कंट्री से, कर दी क्या? मैक्रो लेवल इम्पैक्ट है। यानी कि शुरू की 3 बातें लिबरलाइजेशन की आप स्ट्रक्चरल में लिख सकते हो, बाकी दोनों स्टेबलाइजेशन, ठीक है जी। आगे बढ़ो। Why were reforms introduced in India? जो हमने इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में पढ़ा था वही लिखा। क्यों जरूरत पड़ी? वही फोर्टनाइटली बेसिस के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, बीओबी क्राइसिस अलग था, इन्फ्लेशन एसएसटीज में बढ़ रहा था, ठीक है ना, कर्जे नहीं दे पा रहे थे, इंटरेस्ट नहीं चुकता पा रहे थे एक्सटर्नल डेट पे, वो सब कुछ भैया जो पढ़ा है। ये इतना नहीं क्वेश्चन में पढ़वा सकता, क्योंकि पढ़वाने वाले इतने, अभी तो सर दर्द हो जाए, अभी तो शुरुआत हुई है, मेरा सर फटने लग गया था इसको पढ़कर, आपके तो क्या ही बात करूं। चलो अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, हमने नहीं कहीं पढ़ा। पढ़ना जी। डस इंडिया हैड स्कोप इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट? क्या इंडिया के पास एक्सपोर्ट है? याद है कल हमने एक आखिरी क्वेश्चन पढ़ा, डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनना इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा उसका मिक्सचर है, पढ़ना। ठीक है पुत्र, आगे बच्चे। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, मैंने लिख दिया सेल्फ, पता है ना भैया क्या होती है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन? कोटा, those PSUs which are making profit should be privatized. Do you agree with the view? Why? नहीं भाई, जो प्रॉफिट मेकिंग उनको प्राइवेटाइज कर दे, कोई करता है कैसा? अच्छा प्राइवेट सेक्टर होते हैं, आप ऐसा सोचते हो? अगर आपकी कोई प्रॉफिट मेकिंग चीज है उसको कर दोगे, बेच दोगे, और लॉस मेकिंग को रख लोगे अपने पल्ले, ऐसे करते हैं क्या?
बस जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही सरकार के लिए सोचो। ठीक है जी, एक बार इनका आंसर जरूर पढ़ना। लास्ट कुछ लाइनें जरूर पढ़ना ढंग से, आखिरी की दो तीन थोड़ी सी बात करूंगा। पढ़ा आपने? बताऊं कुछ? बेटा, अगर आज भी सरकार बीएसएनएल को घसीट रही है ना, उसका कारण यही है कि जियो की मोनोपोली ना हो जाए। आज भी अगर वी को चलने दिया जा रहा है ना, आपको पता है वी का कितना कर्जा है? वी के ऊपर बहुत कर्जा है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर सरकारी कर्जा बहुत है। बीच में तो एक मीटिंग में ये डिसाइड हो रहा था कि सरकार का जो कर्जा है ना, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि सरकार कर्जा नहीं वो उतार पा रही है, तो हमें इक्विटी शेयर दे दो। सरकार वी में भी इक्विटी शेयर लेने को तैयार बैठी है। सरकार नहीं चाह रही जियो की मोनोपोली हो जाए, क्योंकि मोनोपोली का नुकसान हमेशा सिटीजन को होता है। 333 800 में हो गया कन्वर्ट, हम ही भुगत रहे हैं और हम ही भुगतेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना जी बात? बढ़ जाए आगे। चलो, डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया? व्हाई आर डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग इट? देखो घूम फिर का ना एक लाइन के इर्द गिर्द आंसर घूमेगा। क्यों बेटा डेवलप्ड कंट्रीज अपोज करती हैं? क्योंकि उनके देश से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। इंडिया के तो बहुत अच्छा है, इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते आउटसोर्सिंग की वजह से। इसके अलावा हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है ना जी? इसके अलावा हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है आउटसोर्सिंग की वजह से। इंडिया के लिए तो सब कुछ फेवरेबल है। ठीक है जी, डेवलप्ड कंट्री का अपोज करने का कारण यही है भैया, जो यूएस से है भैया, जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी वो आपने इंडिया कर दी। हर कंट्री इसलिए अपोज करती है, हर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है जी, एक बार फिर भी इनका आंसर पढ़ा देता हूँ, पर एक ही लाइन के इर्द गिर्द आंसर घूमेगा। पढ़ना जी। ठीक है मतलब, डू यू थिंक द नवरत्ना पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू इन इंडिया एंड हाउ? बेटा नवरत्ना पॉलिसी थी भी कुछ, नवरत्ना पॉलिसी वही थी, मैनेजरियल और ऑपरेशनल फ्रीडम तो भैया। खाली ये नहीं वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी सरकार ने अपने पास रख ली, पॉलिसी ये थी बस, इनको फ्रीडम देंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाएंगे। ठीक है जी, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा फ्रीली डिसीजन ले पाएगा, किसी मंत्री की धाक में इन्फ्लुएंस में नहीं लेगा। बस पढ़ना और कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो, एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेज, मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको कुछ पढ़ना है। आप बताओ, आपको क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन का कोई फायदा लगता है? क्योंकि मैं हर चीज नहीं पढ़वा सकता यहाँ से। क्या लगता है एडवांटेज कुछ हुआ? नहीं। प्राइवेटाइजेशन कैसे आपको लगता है सरकार का बर्डन कम हो गया? 246 इंडस्ट्रीज में पागलों की तरह लगे हुए थे, जिस ध्यान ना दे पा रहे ना कहीं पे डिसीजन ले पा रहे, उससे बढ़िया 10 रखो अपने पास, पर कंट्रोल तो करो ढंग से। ठीक है ना, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो गया प्राइवेटाइजेशन के बाद से। ठीक है जी, कंट्रोल कर दिया। दूसरा, और वो लॉस मेकिंग पीएसयू में शेयर बेचना ही अच्छा होता है मेरे हिसाब से, कि निकल जाओ, जो पैसा मिले उसको कहीं पर इफेक्टिवली यूज कर दो। ठीक है जी, बच्चे में पीएसयू जो प्रॉफिट मेकिंग है उसमें लगा दो पैसा, और ज्यादा अच्छा है ना। दूसरा बेटा, अगर लॉस मेकिंग पीएसयू को आप घसीट रहे थे तो बजट का एक्सपेंडिचर ही तो बढ़ा रहे थे। बजट से एक्सपेंडिचर, हर बजट में क्या होता था, भैया ये कंपनी लॉस में है सरकारी, तो हम अपने बजट से इतना पैसा इसको एलोकेट कर रहे हैं, दूसरी भी लॉस में उतना एलोकेट, तीसरा, पूरा बजट तो लॉस में ही खत्म हो जाता था आपका। तो बेटा बजटरी डेफिसिट ही तो आएगा, वो डेफिसिट भी थोड़ा आना कम हो गया अगर आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है ना जी, ये भी तो समझते हो। तीसरी बात,
भैया हमारे इतने एक्सटर्नल करेंसी डेट थे, ठीक है, फॉरेन करेंसी डेट हमारे ऊपर इतना था देश के ऊपर, बेटा जितने पीएसयूज को आपने प्राइवेटाइज करा, बेचा, हजारों करोड़ रुपए रियलाइज हुए सरकार को, कई हजारों करोड़ रुपए, उससे बेटा नेशनल डेट का बर्डन भी कम किया आपने, नेशनल डेट भी उतारा है आपने बहुत सारा, और नेशनल डेट उतारा है तो इंटरेस्ट बर्डन भी कम हुआ है ऑब्वियसली। ठीक है ना जी। तो बाबू मैंने इनका आंसर बिल्कुल कॉपी नहीं किया, इस चीज में एक आधा पॉइंट हो सकता है आपका इनका और मेरा सिमिलर हो, ठीक है जी, मैंने इनसे अच्छी ही बातें बोली हैं जितनी बोली है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। पढ़ना पुत्र जी 4 मार्क का, ये तो नोट्स का क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्वेश्चन रीड करो और आगे। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आपको पता है, 6 पॉइंट लिखे हुए हैं हमने, उन्हीं को हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। नोट्स का क्वेश्चन है जी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, नोट्स का क्वेश्चन है जी, ठीक है। नोट्स का क्वेश्चन डिसइन्वेस्टमेंट और आउटसोर्सिंग। Fifth, the opening up of Indian economy has led to rapid increase in FDI and foreign exchange reserve of the country. Defend or refute? Obviously defend. जब आपने ग्लोबलाइजेशन करा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़े और एफडीआई भी इंडिया में बहुत आई। इनके पास स्टैट्स थे मेंशन करने के लिए, तो इन्होंने स्टैट्स से बताया, भैया मैं नहीं कह रहा हूँ रट लेना इनको, ठीक है, आंसर पढ़ लो, स्टैट्स की कोई जरूरत नहीं है, बस लिखना ऐसे ही है, ठीक है, मुझे पता है भैया याद उतना कराऊंगा जितना रखवा सकूँ याद आखिरी तक। पढ़ना। और तुम टाइम नहीं बता रहे यार, 43 हो गए, चलो पढ़ो फटाफट से। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।